अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश, जो कि पोइट्री सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पोएम नंबर 3, जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड। इस लेसन के अंदर हम लाइन बाय लाइन आपको समरी बताएंगे और इस पोम का जो एग्जैक्ट मीनिंग है और समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में पोएम के अंदर जो राइमिंग स्कीम वगैरह के बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, उसको आज के इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि तमाम लेक्चर जो कि चाहे आपके प्रोज के सेक्शन के हों या पोइट्री की 2 पोम्स जो इससे पहले अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको हमारी क्लास 10th इंग्लिश और क्लास 10th उर्दू जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, सो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। और चैनल के नीचे भी हम क्लास 10th इंग्लिश का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करेंगे। चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिलेगा और इंस्टाग्राम भी मिलेगा। तो आज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करें, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। So today in this class, basically we are going to discuss the poem number 3. That's the title of the poem is When You Are Old. Poem number 3, English class 10 Tulip series के लिए स्पेशल ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हम बना रहे हैं, बेसिकली वो स्पेशली जेके बोस के रिलेटेड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत सुधार के संवार के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारी एक ही मकसद रहती है कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने एग्जाम में हासिल कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस पोम के बारे में, व्हेन यू आर ओल्ड। बेसिकली ये विलियम बटलर रीड्स की एक बहुत ही शानदार और मशहूर पोम है, जिसके अंदर ये पोम जो बेसिकली उन्होंने डेडिकेट करी है अपनी, जिसे हम कहेंगे गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करी है, जिसका नाम होता है मादगन। ठीक है, तो मादगन का एक्चुअली क्या होता है कि किसी वजह से बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं लेकिन एट द एंड इनकी शादी नहीं होती है। तो ये या किसी भी तरीके से जिसे हम कहें मादगन शादी के लिए रेडी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस पोम के अंदर, वो जो दुख है विलियम येट्स का, वो शायर ने इन लाइनों में उतारा है और हम कोशिश करेंगे कि इनमें ये सारी चीजें जो है आपको बता सकें। विलियम बटलर येट्स का बर्थ जो है वो 13 जून 1865 को हुआ है और उनकी डेथ जो हुई थी वो 28 ऑफ जनवरी 1939 को होती है। दिस इज बेसिकली एन आयरिश पोइट है बेसिकली, एंड इम्पॉर्टेंट फिगर इन 20th सेंचुरी लिटरेचर, और बहुत 20th सेंचुरी में बहुत एक बड़ा नाम जिसे हम कहेंगे लिटरेचर के मामले में, वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, और इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है 1923 में। थोड़ा सा इस पोम के बारे में अब बात करते हैं, पोम की बेसिक समरी के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जिसका नाम है, दिस पोम हैज बीन रिटन बाय W.B. Yeats 1865 and 1939. So this poem is basically addressed to the beloved of this जो ये हमारे शायर हैं, जो ये हमारे पोइट हैं विलियम बटलर येट्स, ये अपनी बिलावट जो है जिससे वो प्यार करते थे उसे डेडिकेट और उसे एड्रेस करते हुए बता रहे हैं। तो इस पोएम को आप एक बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी मान सकते हैं। और दूसरी बात है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मादगन। ठीक है, द पोएट इमेजिन्स हिज बिलावड टू बी ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। सो पोएट बेसिकली इस पोएम के अंदर कुछ इमेजिनेशंस करने को बता रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, और वो ये समझ रहा है कि उसकी बिलोवेड जब ओल्ड हो जाएगी तो वो किस तरह की दिखेगी। शी विल बी रेस्टिंग नियर द फायर प्लेस, वो किसी जलती हुई आग के सामने जो है
आराम कर रही होगी। नोडिंग हेयर हेड, क्योंकि जब भी हम आग के पास चले जाते हैं तो नींद जो है वो आने लगती है, तो नोडिंग का मतलब है यहाँ वो झुक जाना, नींद से नीचे की तरफ हो जाना, सर हिलाते हुए रहना। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस, शी विल देन रीड दिस बुक, और ये इमेजिन करता है कि वो ये सारी बुक जो है बेसिकली उस टाइम पे रीड कर रही होगी, एंड रिकॉल हर पास्ट, और वो अपने पास्ट को याद कर रही होगी। तो ये सारी जो है अपनी बेसिकली गर्लफ्रेंड को डेडिकेटेड है ये पोम, या बिलॉवड हम कह सकते हैं, मोर बेटर वर्ड। देन शी विल थिंक ऑफ हर ब्यूटी व्हेन शी वाज यंग, और वो सोचेगी उस समय जब वो ये पढ़ रही होगी, ये इमेजिनेशन है, और जब वो अपनी जवानी के बारे में सोचेगी, शी विल थिंक ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर आईज दैट वर वंस डीप एंड डार्क, जो अपनी आंखों के बारे में वो सोचेगी जो बहुत गहरी थी, कभी बहुत खतरनाक थी, जिनमें कोई भी समा जाता था और कोई भी उन आंखों का दीवाना हो जाता था। Although there were many who expressed their love for her, but the poet tries to convince her that only his love for her was true. हालांकि उसने जिंदगी में दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो हमारे पोइट हैं बेसिकली वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो लव था वो बेसिकली एक एटर्नल लव था, और वो एक सोल से प्यार करने वाले थे, जिसे हम कहते हैं रूह से प्यार करना। ठीक है, तो वो उस तरह का प्यार था, और सबसे अलग प्यार करते थे वो। He loved the beauty of her spirit and not of her body. वो उसे जिस्म से प्यार नहीं करते थे, वो उसे जिसे हम कहें रूह से प्यार करते थे। तो ये सारी कहानी जो है ये बेसिकली विलियम बी यीट्स ने अपनी इस कहानी में जो है इस पोम के अंदर जो है बयान करने की कोशिश की है। उसके बाद द पोइट विजुअलाइज द टाइम व्हेन ही इज beloved will grow old and he will be no more in this world. और पोइट ये मानता है कि जब उसकी बिलाउड बहुत ओल्ड हो जाएगी और वो मुझे नहीं पाएगी कहीं पे भी, क्योंकि मैं बहुत दूर चला जा चुका हूँगा उस टाइम, देन हिज पोम्स विल रिमाइंड हिज बिलाउड ऑफ हिज ट्रू लव, तब मेरी लिखी हुई ये पोइम्स जो है ये उसको बेसिकली मेरा वो सच्चा प्यार याद दिलाएगी। शी विल सिट बाय द साइड ऑफ द हर्थ एंड फील सैड फॉर द पोइट whose love he has not cared for, और वो बैठेगी उस लव के पास, उस जिसे हम कहें एक बारी दिल के साथ, एक सैडनेस के साथ, और वो सोचेगी उसके बारे में, उस लव के बारे में जिसे उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया होता है। शी विल फील सैड ओवर द फेट ऑफ द डेड पोइट, और वो इस दुखड़ी की, इस जुदाई के लम्हात को जाहिर करेगी, इजहार करेगी। द पोइट सेज हिज सोल विल फ्लाई हाई अबव द माउंटेन्स, और इसका मतलब है कि रूह कब्ज हो जाएगी और वो हाई माउंटेन्स में चला जाएगा, एंड हिड इटसेल्फ बिहाइंड द स्टार्स, और वह कहीं स्टार्स के पीछे छुप जा चुका होगा उस टाइम। तो ये बेसिकली एक बहुत शॉर्ट टर्म समरी जो है इस पोम की है। तो चलिए आप लाइन बाय लाइन क्विक रीडिंग करते हैं, इट विल टेक अस वेरी लिटिल टाइम। When you are old and grey and full of sleep, ये जो पहला स्टेंजा है 4 लाइंस पे है, और अगर इसकी हम पहले मैं आपको बता दूं राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम इसकी जो बेसिकली है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज ए, ये, और यहाँ पे स्लीप और डीप, यानी कि ए दोनों का साउंड सेम है। यहां से आप ध्यान रखोगे ना, स्लीप और डीप एक साउंड के, तो उसको हम एक लेटर से डिनोट करेंगे, बुक एंड लुक, तो इसको ए से हम डिनोट करेंगे। आगे भी लाइन बाय लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. अब यहाँ पे शायर जो है क्या कहता है, अपनी महबूबा से मुहातिब होके कहता है, अभी महबूबा भी जवान है, शायर भी जवान है, लेकिन ये जवानी में लिखी हुई पोम है और बहुत मशहूर पोम है। और तब ये क्या कहता है, व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बेसिकली बूढ़े हो जाओगे, यानी कि जब तुम ओल्ड हो जाओगे, क्योंकि पोम का नाम भी तो यही है, जब तुम पूरी तरह से ओल्ड हो जाओगे, तब तुम बूढ़े हो चुके होगे। ग्रे यानी कि बालों का सफेद हो जाना, और आप ग्रे पड़ जाओगे या आपके बाल ग्रे हो चुके होंगे। एंड फुल ऑफ स्लीप, एंड फुल ऑफ स्लीप का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी आंखों में वो नींद होगी, नहीं, यहाँ फुल ऑफ स्लीप का मतलब है, शायर अपनी महबूबा से कहता है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके बाल जब सफेद हो जाएंगे, वो हर वक्त जो है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी होगी, तो स्लीपी का मतलब यहाँ पे है कि वो हमेशा से एक थकावट जो है वो महसूस कर रही होगी। तो ये इमेजिन करने के लिए कहता है, एंड नूडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक,
क्योंकि यूरोप में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और सर्दी के मौसम में डेफिनेटली उनको आग के सामने बैठना पड़ता है ताकि वो अपने आप को गर्म कर सकें। और ये जब भी पार्ट टाइम में आग के सामने बैठते हैं तो बेसिकली नॉवेल्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। बहुत पहले पुरानी पोएम लिखी हुई है, आजकल नॉवेल्स पढ़ने का रोड बहुत ख़त्म हो चुका है। आई थिंक लोग ज़्यादातर अब मोबाइल फोन्स पे लगे हुए हैं। सो तब ये कहता है कि जब तुम ओल्ड हो जाओगी, जब तुम बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब तुम बहुत थकावटी लगोगी, बहुत थकी थकी लगोगी, तुम्हारी आंखों में वो चारों तरफ नींद सी छाई होगी, एंड नूडिंग बाय द फायर, और उस आग के सामने आप सर हिला हिला के जो ये पोम पढ़ रही होगी, जो ये मेरी बुक पढ़ रही होगी, टेक डाउन दिस बुक, तब आप इस बुक को उठाना एंड स्लोली रीड। स्लोली रीड का मतलब क्यों है? क्योंकि दुनिया में तो आपने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था शायर का, इसलिए शायर यहाँ पे स्लोली का वर्ड यूज कर रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज स्लोली एंड स्लोली रीड, और धीरे धीरे तुम पढ़ोगी, क्योंकि दुनिया से तुम्हें तो डर लगेगा उस टाइम पे, क्योंकि आपने तो रियल लाइफ में मुझे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था, मेरे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। और उसके बाद आप क्या काम करोगी? जब तुम, ये यहाँ पे इमेजिन करवा रहा है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, और उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे इस बुक को पढ़ोगी और ड्रीम करोगी, और तुम उस वक्त को याद करोगी जब तुम्हारी लुक बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी, जब तुम्हारी आंखों में वो चमक हुआ करती थी। यूर आईज हैड वंस, ये वो उस चमक की बात कर रहा है जब एक इंसान की जवानी के दिनों में उसकी चमक होती है। एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और वो शेडोज जो उन आंखों के साए थे बहुत डीप थे, बहुत गहराई थी उन आंखों में, तो उनको आप याद करोगे उस वक्त में। ठीक है, तो शायद बेसिकली क्या कहता है, उसके सच्चे प्यार के बारे में ये सारी चीजें याद दिलाने के लिए शायद इसे कह रहा है। एंड स्लोली आप जब इस बुक को रीड करोगी तो आपको ड्रीम आएगा। किन चीजों का ड्रीम आएगा? उस सॉफ्ट लुक का जो आपके पास कभी होती है, एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, और उनके डीप शेडोज के बारे में। तो चलिए अगर इसकी हम बेसिक समरी की बात करते हैं तो क्या है? द पोएट टेल्स हिज बिलाउड दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड एंड हर हेयर विल turn gray, she will feel sleepy and tired all the time, she will sit by the fire and note drowsily. The poet says that she should take down his book of the poems, she should read some of the poems slowly and think deeply over them. The poet says that his poem shall remind her about the days, और ये पोम जो है तुम्हें रिमाइंड करेगी, ये जो लाइंस हैं तुम्हें रिमाइंड करेंगी अपनी जवानी की, वो ब्यूटी, वो खूबसूरती आपको याद दिलाएगी। She will then dream of the soft look in her eyes had once, और उसके बाद वो उस कहानी के बारे में बात करेगी, उस चमक के बारे में बात करेगी जो उसकी आंखों में कभी होती है। She will remember how deep and dark her eyes used to be, और वो उन डीपनेस की बात करेगी जो उसकी आईज के अंदर कभी पाई जाती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट 4 लाइन्स जो है, और पहले इनकी लाइन स्कीम देखते हैं, क्योंकि अगर हम ए की बात करें जिसको हमने ए से डिनोट किया था तो वहां पे, और इसका मीनिंग जो है क्योंकि बिल्कुल सेम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पिछली वाली लाइन को एक बार देखोगे, स्लीप, अगर यहाँ पे इसी तरह का वर्ड कोई यूज होता तो मैं ए बी से यूज करता फिर से वापस, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है तो ये ग्रेस है और फेस है, तो इसका मतलब है हमें इसके लिए राइमिंग स्कीम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ ग्रेस के लिए सी का यूज करूंगा, इसके लिए भी सी, और ट्रू और यू के लिए डी का यूज करूंगा। तो डिफरेंट राइमिंग स्कीम यहाँ पे भी हो रही है। सी यानी कि ग्रेस और फेस का मीनिंग सेम है, और इस तरह से ट्रू और यू का मीनिंग सेम है। उसके बाद अगली जो 4 लाइन्स हैं, हाउ मेनी लाउड यूर मोमेंट्स ऑफ द ग्लैड ग्रेस, तो यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि कितने लोग इन अदाओं पे मरते थे, कितने लोग इन अदाओं से प्यार करते थे, जो अदाएं तुम्हारी आंखों में थी, जो गहरे साए तुम्हारी आंखों में थे, कितने लोग ही इन आंखों पे मरते थे। एंड लाउड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू, हाँ दूसरा शायर यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एंड लाउड योर ब्यूटी विद लव, और वो शायद आपकी खूबसूरती से प्यार करते थे, चाहे वो प्यार फिर सच्चा था, वेदर इट वाज फॉल्स और ट्रू, चाहे वो सच्चा था या झूठा प्यार था, लेकिन लोग आपकी हर अदा पे मरते थे। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक आदमी जिसे हम कहेंगे कि वो आपकी पिलग्रिम सोल को, यानी कि जिसे हम कहते हैं रूह जो इस धरती पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए आती है,
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसको तशबीह दिया गया है उसके साथ कि एंड लव्ड योर ब्यूटी, कि दुनिया में इन सारे लोगों को छोड़ो, वदर उनका प्यार अच्छा था या बुरा था या सच्चा था या झूठा था, लेकिन दुनिया में एक आदमी था ऐसा, जो विलियम बीट्स अपने बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि जो आपकी रूह से प्यार करता था, जो आपकी अदाओं से प्यार करता था, जो आपके सोल से लव करता था। ठीक है, सो ये बात समझनी है। एंड लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेसेस, और शायर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता है कि आपकी खूबसूरती के लम्हों से तो शायर को प्यार था ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शायर ने बोली है एंड लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, तो इसके बाद क्या कहता है कि उसके बूढ़े हुए चेहरे के दुखों से भी प्यार था शायर को। शायर उसकी सिर्फ ब्यूटी से ही प्यार नहीं करता था, चेंजिंग फेसेस, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो चेहरा वो मुरझाने लगता है, धीरे धीरे वो बुढ़ापे के असरात जो है वो दिखने लगते हैं। सो इस तरह की ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो शायर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से ही प्यार नहीं था, मुझे तुम्हारे चेंजिंग फेसेस से भी प्यार था, मुझे तुम्हारे बदलते हालात से भी प्यार था, क्योंकि मुझे तुम्हारे रूह से प्यार था, मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया था। तो इटर्नल लव है, बहुत डीप लव है जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट 4 लाइंस जो हैं, द पोएट टेल्स हर beloved that in her old age she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there had been many of who loved her youth and beauty. तो शायर उसे ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपको अपनी यूथ में, अपनी यंग एज में दुनिया से बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करने के लिए आते हैं। दे लव्ड हर फिजिकल ब्यूटी, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करते हैं। देयर लव फॉर हर कुड बी ट्रू और फॉल्स, ये अक्कासी करना कि क्या उनका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था या झूठा था, तो इसे वो डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन बट देयर वॉज ओनली वन अमंग देम हु लव्ड द पिलग्रिम सोल इन हर, जो ये चाहता था कि उस रूह से प्यार करता था। उन सारे लोगों में एक आदमी ऐसा भी था। द पोएट लव्ड द ब्यूटी ऑफ हर स्पिरिट एंड नॉट हर बॉडी। सो बेसिकली वो उसको जिसे हम कहें उसके रूह से प्यार करता था, ना कि उसके जिस्म से प्यार करता था। ही लव्ड हर सोल रेस्पेक्टिव ऑफ हर एज एंड लुक्स, वो हर एक बदलते समय में शायर जो है उसे जो है प्यार की नज़र से वो देखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लास्ट के 4 लाइन्स हैं, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। यहाँ पे देखो बार्स और स्टार्स फिर से डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो अगर इनकी हम अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम, इसके लिए हम यूज करेंगे ई और इसके लिए भी हम ई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इन द सेंटर। इफ यू जस्ट यूज, आई विल यूज एफ, क्योंकि ओवरहेड एंड फ्लैट दे आर सेम, बार्स एंड स्टार्स आर सेम। नाउ एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है शायर ने, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid face amid a crowd of stars। तो शायर यहाँ पे क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त एक वक्त का अंदाजा लगा रहा होता है कि जब उसकी महबूबा बूढ़ी हो चुकी है, बेंडिंग डाउन बिसाइडिंग द ग्लोविंग बार्स, ठीक है, वो खुद को क्या कर रही होगी, थोड़ी सी वो अचकिसी सी जिसे हम कहेंगे ना कि वो नींद आ रही होगी, ठीक है। तो वो अपने आप को, महबूबा जब बूढ़ी हो जाएगी, वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो दुनिया से निकल चुका होगा, तब उसकी नज़में जो है उसकी याद दिलाएंगी उसकी महबूबा को, ठीक है। तो मरमर अ लिटिल सैडली हर लाउड फ्लैड, तो इसका मतलब क्या है, उस वक्त जिसे हम कहेंगे सच्चे प्यार की वो याद करेगी और वो चूल्हे के पास बैठी रहा करेगी, ठीक है, ब्लेंडिंग बिसाइड द ग्लोविंग बार्स। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हेड फेस अमid द क्राउड स्टार्स। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं इन 4 लाइंस में, अगर उनकी हम देखें, ग्लोइंग बार्स जिसे चूल्हे में वो तपती हुई जिसे हम कहेंगे ना वो सलाखें या वो लकड़ियां होती हैं यहाँ पे, तो उनकी तरफ बेंड डाउन होते हुए, क्योंकि जब उनको सीधी कर रहे होते हैं हम, मर्मर अ लिटिल सैडली, आप तब बहुत दुखी अंदाज में हाउ लव फ्लेड, इस चीज को याद कर रही हो कि कैसे वो प्यार जो था अब कहीं गायब हो चुका है, अब कोई उसे प्यार करने वाला नहीं बचा है। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और वो एक ऐसा प्यार जो अब कहीं पहाड़ों के ऊपर निकल चुका है, बहुत यानी कि दूर हो चुका है जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे बात ये समझने की कोशिश कर ली है कि शायर यहाँ पे अपनी बेसिकली डेथ की जिक्र कर रहा है, और इसलिए कहता है कि
जब तुम चूल्हे के पास बैठी रहा करोगी और शायर के लिए उदास होकर जिसके प्यार को उसने कभी कबूल नहीं किया था उस चीज को आप रियलाइज कर रही होगी और वो पास्ट को अपने जहन में ला रही होगी, तो उस वफात पा चुके शायर की किस्मत पर उदासी महसूस कर रही होगी, तो तब शायर कहता है कि तब उसकी रूह उड़कर पहाड़ों के बहुत ऊपर चली गई होगी एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, बहुत दूर चला होगा वो प्यार, यानी कि अब कहीं से आवाज देने का भी मौका नहीं रहा होगा और शायर जो है बहुत दूर हो चुका होगा एंड हिड फेस अमेड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और अपने आप का जो शायर का चेहरा है एंड हिज, जिसे हम कहेंगे ना कि उसने अपने चेहरे को बिल्कुल छुपा लिया होगा, कहाँ पे, एंड यहाँ पे एंड हिड हिज फेस, हिड के बाद यहाँ पे आप देखोगे लाइन में बेसिकली हिज फेस है, एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और उसने अपने चेहरे को तारों के झुरमुटों में छुपा लिया होगा, यानी कि वो बहुत दूर निकल चुका होगा। ठीक है, तो बहुत दुख भरी कहानी है ये, और अपने प्यार का एक डीपनेस से इजहार करा है डब्ल्यू बीट्स ने, और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्रेस किया है कि किस तरह का प्यार था उन्हें अपनी बिलाउड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे शायर बेसिकली क्या कहता है, आखिरी दो सत्रों का एक और मतलब भी निकाला जा सकता है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहे। महबूबा को अपने बुढ़ापे में महसूस हो जाएगा कि जो लोग उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार करते हैं, यानी कि जो उसके बेसिकली जिस्म से प्यार करते हैं, तो वो अब उसे पूरी तरह भूल गए थे और वो अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसका हम ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं, उन सब का प्यार जो है वो उड़ के ख़त्म हो चुका है और अब सितारों में जाकर कहीं खो गया है। सिर्फ एक ही आदमी जो उसके अंदर जो उसकी पिलग्रम से प्यार करता था, जो उसकी रूह से प्यार करता, अब वो भी उसके बुढ़ापे में उसे अब भी वही इंसान प्यार करता है और कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो लास्ट की कुछ लाइंस जो हैं वो हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये इसकी जो समरी है, The poet visualizes the time when his beloved will grow old and he will be no more in this world, और ये चाहता है कि वो कभी इस वर्ल्ड में नहीं रहेगा। Then his poems will remind of his beloved true love. She will sit by the side of the hearth, वो चूल्हे के पास बैठी हुई होगी, and feel sad for the poet whose love she has not cared for, और शायर के लिए वो सोचेगी, वो उसको याद करेगी जिसके प्यार की कभी उसने कदर नहीं की होती है। शी विल फील सैड ओवर द फेट, वो किस्मत को रोएगी, एंड द डेड ऑफ द डेड पोइट, और जो गुजरा हुआ जो दूर छोड़ के चला जा चुका वो पोइट है उसको फील करेगी और उसकी किस्मत पे रोएगी और बहुत दुखी होगी। द पोइट सेज हिज सोल विल फ्लाई हाई अबव द माउंटेन्स एंड हिड हिजसेल्फ बिहाइंड द स्टार्स, और शायर कहता है कि उसका जो रूह है वो निकल के बहुत पहाड़ों से ऊपर चला जाएगा और ये महबूबा जो है उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगी और अपना चेहरे को भी सितारों के पीछे कहीं दूर ले जाके छुपा देगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी ये पोम, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पोम के बेसिक जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो भी पोएटिक डिवाइसेस वगैरह इसमें यूज हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज के इसमें हमने समरी डिस्कस किया, अबाउट द ऑथर डिस्कस किया, बेसिक लाइंस डिस्कस की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में चैनल को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।